उसके बाद वेक्टर कैलकुलस करेंगे, ठीक है। तुम्हारा एक यूजीपीजी का टॉपिक और हो जाएगा DSSB के अंदर, और वेक्टर कैलकुलस में से भी काफी काम आता है ना। तो पहले वेक्टर्स को करते हैं, फिर वेक्टर कैलकुलस को शुरू करते हैं। पहले हम वेक्टर अलजेब्रा करेंगे, वेक्टर्स का अलजेब्रा यानी कि वेक्टर्स का जोड़ घटा गुना भाग, ये देखेंगे। और फिर हम वेक्टर्स का क्या देखेंगे, कैलकुलस, कि उनका कैलकुलस क्या है। पहले तो इनका अलजेब्रा देखना है। अलजेब्रा से पहले हम देखेंगे कि वेक्टर्स होते क्या हैं। हिमांशु हेलो, वेक्टर्स होते क्या हैं और वो बनते कैसे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। फिर जब वेक्टर बन जाएगा तो फिर उनको जोड़ना शुरू करेंगे, घटाना शुरू करेंगे, सारी चीजें शुरू करेंगे। सर प्रीवियस ईयर में टोपोलॉजिकल मीट्रिक के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं भाई, वो तो खुद ही करने पड़ेंगे। टोपोलॉजी नहीं कराऊंगा मैं ना, टोपोलॉजी के मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वो तुम कर लेना। टोपोलॉजी मैं कराऊंगा तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं, मुझे भी टोपोलॉजी का कोई इतना खास आइडिया है नहीं, मैंने भी एमएससी में पढ़ी थी, मेरे तो समझ आई नहीं थी। हिमांशु हेलो, तो टोपोलॉजी का मैं जबरदस्ती उस पर वो नहीं करूंगा, उसके एक दो क्वेश्चन आए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है ऐसे। मीट्रिक स्पेस में करा दूंगा, मीट्रिक स्पेस का तो हो जाएगा, मीट्रिक स्पेस के तो क्वेश्चन आते भी हैं, मीट्रिक स्पेस में करा दूंगा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा को शुरू करते हैं चलो। तो सबसे पहले बात आती है कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर होता क्या है। सबसे पहली बात तो यही आती है। देखो हमारे पास इस दुनिया के अंदर हमारे पास दो तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास कितने तरीके की होती हैं, दो तरीके की। एक कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ उनकी अमाउंट पता लग जाए, यानी कि उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड पता लग जाए तो उससे काम चल जाता है। मतलब कहाँ पे कैसे हो रहा है उनसे मतलब नहीं है। जैसे कि टेम्परेचर आज 5 डिग्री सेल्सियस है मान लो, तो ठीक है 5 डिग्री सेल्सियस में तुम्हें सब कुछ पता लग गया, है ना। मान लो मैं कह रहा हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर 10 किलो मास है, तो मास 10 kg है, तो ये भी पता लग गया मुझे, है ना। मान लो कोई ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर चल के गया, तो वो भी पता लग गया। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड से मुझे काम चल जाता है हमारी रियल लाइफ के अंदर। और रियल लाइफ के अंदर ही कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें रियल लाइफ से काम नहीं चलता है, सॉरी रियल लाइफ से बोलो, जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें एक चीज और चाहिए होती है कि वो किस डायरेक्शन में लग रही है, किस चीज के अलोंग लग रही है। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ये दोनों चीजें मुझे चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हाँ मोनी रेनू, सर बीओडी में से 12th के कौन से टॉपिक करने, सारे करने हैं, कौन से का क्या मतलब है, सारे करने हैं सिमरन। जैसे कि फोर्स, सबसे पहली बात करें, फोर्स सबसे अच्छा एग्जांपल है कि फोर्स क्या है। हमने हमने फोर्स लगाया, कुछ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, पर अब फोर्स लगा देने से ही सिर्फ काम पूरा नहीं हो जाता। वो फोर्स लगा कैसे, वो तुमने किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, क्योंकि उसका हर डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स लगाएंगे तो उसका अलग अलग असर पड़ेगा ना। एक इंसान को तुम अलग अलग डायरेक्शन से धक्का मारोगे तो अलग अलग तरीके से उसका रिएक्शन होगा जाके, है ना। फोर्स हो गया, वेट हो गया, क्योंकि वेट धरती की तरफ होता है, तो फिर उसके अंदर क्या हो रही है, एक डायरेक्शन आ रही है, वर्क डन हो गया, है ना। तो ये सारी की सारी जो चीजें, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, डिस्टेंस और स्पीड से। यही तो होता है कि उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि किस तरफ काम हो रहा है हमारा सारा का सारा, ठीक है। तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें इन दोनों से काम चलता है ना, और कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है। जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है उनको तो हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और जिनके अंदर हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो अब हमें इन वेक्टर्स की बात करनी है। हाँ मैं करा दूंगा, प्रैक्टिस शीट में करा दूंगा, चिंता मत करो, है ना। तुमसे मैंने कहा था कि मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट वो कंप्लीट कर लो, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीक में एक दिन में टाइम निकाल के मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करा दूंगा। तुम अब वीकेंड आएगा उस पर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट कर लेना, ठीक है। तो जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उनको हम बोलते हैं स्केलर, और जिनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो अब यानी कि वेक्टर्स हमारी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अब इन सबको तो हमें पढ़ना आता है, दो स्केलर को जोड़ना भी आता है, दो स्केलर को घटाना भी आता है, दो स्केलर को मल्टीप्लाई भी करना आता है, दो स्केलर्स का मुझे सब आता है ना, सारे अलजेब्रा आता है। पर इन वेक्टर्स का अलजेब्रा और देखना पड़ेगा, तभी तो हम दो क्वांटिटीज को आपस में जोड़ घटा गुना भाग करा पाएंगे, समझ रहे हो। तो हमें इन्हीं वेक्टर्स का पहले तो ओरिजिन सीखना है कि वेक्टर्स होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं, फिर उनका अलजेब्रा देखेंगे। तो सबसे पहली बात, वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, वेक्टर्स का ओरिजिन हुआ कहां से। क्या कहता है कि मान लो एक तुम्हारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, तुम्हारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है मान लो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन मुझे दी हुई है, मान लो ये है स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन के अंदर मैंने इसमें से एक टुकड़ा उठा लिया, मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर से एक टुकड़ा उठा लिया, एक लाइन सेगमेंट उठा लिया। मान लो ये लाइन सेगमेंट उठा लिया मैंने, ए बी, ये ए बी लाइन सेगमेंट उठा लिया मैंने। इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, मान लो इसकी लेंथ होगी 6 मीटर की लेंथ है। राधे राधे आदर्श, जब तक पढ़ाया जाएगा प्रांजल, संजीव राधे राधे, है ना। तो ये उठा लिया मैंने। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ए बी अभी तो सिर्फ एक स्केलर है, जो ये ए बी डिस्टेंस है, ये ए बी डिस्टेंस अभी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इस ए बी की बात करूं तो अभी इसके अंदर डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, अभी इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन है नहीं। पर अब मैं कह रहा हूं कि 6 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करो, पर ए से बी तक करना है, ए से शुरू करके बी तक जाना है। 6 यूनिट का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, पर बी से चल के ए पे जाना है, समझ आ रही बात। तो मैंने क्या कहा कि ए से बी तक चल के जाना है, तो मैंने ट्रेवल करने का रास्ता दिखा दिया तुम्हें। जैसे ही मैंने ट्रेवल करने का तुम्हें रास्ता दिखा दिया, रास्ता दिखाते ही तुम्हारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन आ गई। क्या आ गया, डायरेक्शन आ गई। तो अब ये जो ए बी चीज है मेरे पास,
अब ये जो मेरे पास ए बी चीज है जिसके अंदर एक मैग्नीट्यूड दिख रहा है 6 मीटर और एक डायरेक्शन भी पता लग रही है ए टू बी, यहां से एक वेक्टर का जन्म हुआ जिसको हम क्या नाम देते हैं, ए बी वेक्टर। हम बोलेंगे ए बी वेक्टर। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, ए बी के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ए बी वेक्टर। तो ये ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है। अब एक वेक्टर को बनने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ी, यहाँ पे ये देखो, एक वेक्टर को बनने के लिए इतने से काम में किस किस चीज की जरूरत पड़ी। देखो सबसे पहले तो उसको जरूरत पड़ी सपोर्ट की। एक सपोर्ट के बिना एक क्या नहीं बन सकता, एक वेक्टर नहीं बन सकता। सपोर्ट कौन है, सपोर्ट ये लाइन है जिस लाइन के ऊपर ये वेक्टर बनाए, जिसके ऊपर ये क्या बनाए, वेक्टर बनाए, L1 लाइन बोल दो, ये क्या है, इसका सपोर्ट है। दूसरा सेंस, जो वेक्टर बनाए वो किस सेंस में बनाए, यानी कि डायरेक्शन की बात करेंगे। अभी नहीं है रिया कुछ भी, अभी तो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता लग जाएगा। सेंस यानी कि वेक्टर ए से बी तक गया है, बी से ए तक गया है, तो डायरेक्शन वाली सेंस आ गई। और तीसरा उसकी लेंथ। तो एक वेक्टर को बनने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट, सेंस और लेंथ, ठीक है, या मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं। तो इससे हमारा एक ये वेक्टर बन गया ए बी वेक्टर, ठीक है। इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई ऐसे, ए बी के ऊपर एरो लगा दिया। अब ये स्पेसिफिक है, ये जो वेक्टर होता है ये वर्ड स्पेसिफिक होता है। अगर तुमने बी ए वेक्टर लिख दिया तो ये दोनों वेक्टर फिर सेम नहीं होंगे। बी ए का मतलब तुम बी से ए की तरफ चल के गए हो, तो जहां पे पहला वर्ड लिखा है वहां से शुरू होगा और जहां पे दूसरा वर्ड लिखा है वहां पे खत्म होगा। तो ये ए बी वेक्टर बन गया तुम्हारा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया ए बी वेक्टर। अब बात ये, ए बी वेक्टर दिख कैसा रहा है, ए बी वेक्टर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस ए बी वेक्टर का एक लेंथ भी है। तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ ए वेक्टर को हम बोल देते हैं क्या, एक वेक्टर की लेंथ को हम बोल देते हैं क्या, उसका मैग्नीट्यूड। हम लेंथ वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है कि देखो जो भी वेक्टर है ना ए बी, उसके दोनों तरफ ये लाइंस लगा देंगे। इसको मॉडुलस नहीं बोलेगा कोई भी, ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का, इसको मॉडुलस कोई नहीं बोलेंगे, ये क्या है, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब वेक्टर की लेंथ। तो जैसे पीछे कितनी थी, 6 मीटर थी, उसको हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 6 मीटर का। और हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि बस ये वेक्टर वेक्टर का चक्कर ही ना करो, ये ए बी कितना हो जाएगा, 6 मीटर। ए बी ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 मीटर हो जाएगा बस। तो ये क्या हो गई हमारी एक वेक्टर की लेंथ हो गई या फिर मैग्नीट्यूड हो गया। तो एक वेक्टर की हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली और दूसरा हमने क्या देख लिया कि एक वेक्टर बना कैसे। ये चीज समझ में आनी चाहिए सभी को, है ना। अब हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के वेक्टर्स होते हैं जो हमें थोड़े समझ आने चाहिए, ठीक है। कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं, लिखने पड़ेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक बार एक पीडीएफ कर लेता हूँ, है ना। इंपोर्ट शायद इसमें होगी, एक सेकंड रुको, में लिखे हुए हैं सारे, तो लिखने नहीं पड़ेंगे, हमारा समय बच जाएगा। देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर यहां से हैं, देखो टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, पहला वेक्टर क्या है, नल वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट वेक्टर क्या होगा हमारा, नल वेक्टर या फिर जीरो जीरो वेक्टर। तो नल का मतलब क्या होता है, जीरो, और लिखा है तो जीरो। जीरो यानी कि जो वेक्टर जीरो हो, जीरो होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड जीरो, यानी कि वेक्टर बना ही नहीं, वेक्टर की लेंथ भी जीरो है, उसकी डायरेक्शन भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या कहता है, ये वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, जीरो के ऊपर ऐसे बार लगा के, ये जीरो नहीं है, ये जीरो वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि जब दो सेम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो वेक्टर आएगा, जीरो नहीं आएगा। फिर आता है यूनिट वेक्टर, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमारे लिए क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जनरली यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, ए के ऊपर ही कैप लगा देते हैं। अब देखो एक यूनिट वेक्टर बनने के पीछे कंसेप्ट क्या है, एक यूनिट वेक्टर बनने के पीछे कंसेप्ट क्या है हमारा, ये देखते हैं। जैसे कि मान लो मैं तुमको बोल रहा हूं, ये हमारा एक ए बी वेक्टर था, मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर से ना एक यूनिट का वेक्टर बनाओ, इसके अंदर से क्या करो, 1 यूनिट का वेक्टर बना के बताओ। अगर इसके अंदर से तुम 1 यूनिट का वेक्टर बनाओगे तो इसके 6 बराबर बराबर हिस्से कर दोगे, बोलो भाई, एक यूनिट का वेक्टर बनाना है इसके अंदर से मुझे, तो इसके 6 बराबर बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। डायरेक्शन को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक 1 यूनिट का वेक्टर बनाओ उसी डायरेक्शन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर के 6 बराबर बराबर हिस्से कर देंगे। अब हिस्से किसके हुए हैं, हिस्से लेंथ के हुए हैं, हिस्से डायरेक्शन के तो नहीं हुए हैं। डायरेक्शन का हिस्सा कैसे करोगे, डायरेक्शन के पार्ट नहीं कर सकते हम तो लेंथ के कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो हमारा ये ए बी वेक्टर था ना, ए बी वेक्टर, इसको इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड करा दिया, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया। क्योंकि देखो अगर तीन के तुम्हें 3 पार्ट करने हैं तो 3 से डिवाइड कराओगे तभी तो एक एक का पार्ट आएगा। 6 के 6 पार्ट करने हैं तो 6 से डिवाइड कराओगे, 7 के 7 करने हैं तो 7 से कराओगे। तो हमने इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड ना छठा हो गया, 6 पार्ट हो गया। 6 इसका था, 6 पार्ट तुमने कर दिया, तो यानी कि 1 मैग्नीट्यूड हो गया। और ये क्या बन गया तुम्हारा, ए बी कैप बन गया। ये क्या बन गया तुम्हारा, ए बी कैप बन गया। ये बात समझ में आई। तो ये भी एक वेक्टर ही आया, पर इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, इसका मैग्नीट्यूड 1 आया, है ना। अब देखो यूनिट वेक्टर के अंदर आगे चलो एक चीज और देखेंगे, फिर बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ए वेक्टर, ए कैप, अगर ए एक वेक्टर है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दो, जो वेक्टर बन के आएगा उसको हम क्या कह देंगे, वो यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। यूनिट वेक्टर के बाद क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर जिसकी सारी चीजें सेम हो, लेंथ भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो,
है ना, और सपोर्ट भी सेम हो, एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हो, यानी कि पैरेलल लाइंस के ऊपर बन रहे हो दोनों के दोनों, ठीक है, जिनकी सारी बातें सेम हो। कोई इनिशियल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर को इनिशियल, को यानी कि सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे वेक्टर्स जिनका जो इनिशियल पॉइंट है ना वो सेम हो जाए, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोई इनिशियल वेक्टर। जैसे कि मान लो ओ ए, ओ बी और ओ सी, ओ सी, ये तीन वेक्टर्स क्या हो गए, ओ ए, ओ बी, ओ सी क्या हो गए, इनिशियल वेक्टर्स हो गए, हैव द सेम इनिशियल पॉइंट ओ, इनका सेम इनिशियल पॉइंट क्या है, ओ है। नेक्स्ट, हाँ, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, आर इफ दे लाइक इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो इनको क्या बोलेंगे हम, इनको हम बोलेंगे लाइक वेक्टर्स, ठीक है। और जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, एक इधर जा रहा है और एक एकदम उसके वर्टिकली ऑपोजिट जा रहा है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स बोलेंगे। देखो सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन में वो पैरेलल तो हो ही गए, अगर हम सेम डायरेक्शन की बात करें या अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो पैरेलल तो वो हैं, बस डायरेक्शन एक बार तो दोनों की सेम है, एक बार दोनों के अपोजिट है। कोलीनियर वेक्टर्स, कोलीनियर वेक्टर्स यानी कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कोलीनियर कब बोलेंगे, जब वो एक ही लाइन के ऊपर बने, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है। मान लो ये तुम्हारी एक लाइन है, इसी के ऊपर तुम दो वेक्टर्स बना दो, एक तो मान लो तुमने ये ए बी वेक्टर बना दिया और एक मान लो तुमने ये सी डी वेक्टर बना दिया, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोलीनियर वेक्टर। ए बी और सी डी वेक्टर क्या है, कोलीनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है। सर ओ ओ नहीं, ओ सी वेक्टर, क्या लिख दिया मैंने, अच्छा ओ ओ लिख दिया, सॉरी, ओ सी वेक्टर, ठीक है, ओ सी वेक्टर। गुड इवनिंग आदर्श, चलो कोलीनियर हो गए, आकाश, आकाश गुड इवनिंग। फिर कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर यानी कि जो एक ही प्लेन में बने, मान लो एक प्लेन ले लिया, उसी के अंदर चार वेक्टर बना दिए, मान लो ये जो वेक्टर, ये जो तुम्हें बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड के ऊपर ही अगर मैं दो वेक्टर्स बना दूंगा तो वो कोप्लेनर हो जाएंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें हो गई हमारी यहाँ तक। अब हमारे पास बहुत मेन चीज आती है किसकी, पोजीशन वेक्टर की, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है किसकी, पोजीशन वेक्टर की। उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगा, जब दो वेक्टर्स की हम सिंपली सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, हम दो वेक्टर्स की जब सिर्फ क्या कर देते हैं, डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, मान लो सेम ही वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेम लेंथ के, मान लो ये ए बी वेक्टर है और ये भी ए बी लेंथ है, ये भी ए बी लेंथ है, तो अगर तुम ए से बी पे जा रहे हो और तुम बी से ए पे आ रहे हो, तो ये वेक्टर्स तो सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब दोनों डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं तो जो ए बी वेक्टर होता है ना, उसको हम सिंपली बस ये कह देते हैं कि वो माइनस का बी ए वेक्टर होगा, जो ए बी वेक्टर होगा वो सिंपली कितना होगा, माइनस का बी ए वेक्टर। जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ अपोजिट होंगे तो वो क्या होंगे, इक्वल। और कोलिनियर में डिफरेंस, कोलिनियर तो एक ही लाइन के ऊपर मिलेंगे, उनका मैग्नीट्यूड भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इक्वल कोलिनियर वेक्टर्स में जरूरी नहीं है वो इक्वल होंगे, उनका मैग्नीट्यूड भी तो अलग अलग हो सकता है, रियल इक्वल में तो सारी चीजें सेम होंगी। हाँ, तो एक वेक्टर अगर एक दूसरे का नेगेटिव यानी कि उनके डायरेक्शन अपोजिट है। मुझे एक बात बताओ, यूनिट वेक्टर में हमने कुछ डायरेक्शन की तो बात करी नहीं, यूनिट वेक्टर के अंदर हमने कुछ डायरेक्शन की तो बात नहीं की ना, हमने सिर्फ ये कहा है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम यूनिट वेक्टर कह देंगे। तो तुमने यहां से एक वेक्टर तो बना दिया जो ए बी के अलोंग होगा, जो ए बी के अलोंग होगा, एक तो ये यूनिट वेक्टर बना दिया। अगर एक तुम इससे एकदम अपोजिट उल्टा बना दोगे तो वो भी तो एक यूनिट वेक्टर ही होगा, उसका भी मैग्नीट्यूड तो बनी आएगा, बस डायरेक्शन ही तो उल्टी आई है। तो हमेशा एक वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग तुम दो यूनिट वेक्टर्स बना सकते हो, एक तो उसी की तरफ जाने वाला और एक उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला। हाँ हिमांशु पहुंच रहे हैं सर, आज वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैंने रिफ्रेश भी कर लिया। ऐसा ही हो रहा है क्या, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है क्या, क्या चक्कर है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आता है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर्स, यहां से हमारा मेन काम शुरू हो जाता है पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर का क्या काम होता है, ये देखो, पोजीशन वेक्टर का काम होता है एड्रेस बताने का। पोजीशन वेक्टर क्या करता है, एड्रेस बताता है एक पॉइंट का, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए पॉइंट, ये एक पॉइंट का एड्रेस बताता है तुम्हें बस, है ना, किस सेंस में ये बताता है तुम्हें। हाँ सर नहीं है अच्छी सर, कोलिनियर वेक्टर आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, हाँ ये सब चीजें हम आगे देखेंगे मोनी, अभी थोड़ा रुक के, तेरे में भी हो रहा है तो यार, इधर से तो सब ठीक है। मैं एक सेकंड रुक, अभी देखो जरा, अभी देखना। नहीं मोनी, इक्वल वेक्टर्स जरूरी नहीं है कोलिनियर होंगे, ठीक है, इक्वल वेक्टर्स जरूरी नहीं है कोलिनियर होंगे, बात समझो। डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन सेम होने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन के ऊपर बनेंगे। अब सही हो गया, ठीक है। डायरेक्शन अगर सेम है तो उसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो एक ही लाइन के ऊपर बनेंगे। भाई एक लाइन मान लो ये है और एक लाइन मान लो ये है, क्या इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, ए बी और मान लो सी डी, क्या ए बी और सी डी वेक्टर्स की डायरेक्शन अलग अलग है, बताओ। ए बी और सी डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या अलग अलग है, अब सही हो गया होगा, अब मत मारो बकवास, अब सही हो गया होगा। ए बी और सी डी वेक्टर की जो डायरेक्शन है क्या वो अलग अलग है, वो तो सेम है, पर क्या ए बी और सी डी कोलिनियर है ना, ठीक है, ए बी और सी डी कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोलिनियर होंगे, पैरेलल होने का मतलब सेम डायरेक्शन है, एक तरफ होने का मतलब वो पैरेलल हो गए, समझ रहे हो, दो पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन सेम होती है,
तो इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि वो क्या हो गए, कोलिनियर होंगे, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। अब आते हैं हम पोजीशन वेक्टर पे। पोजीशन वेक्टर का क्या काम है, पोजीशन वेक्टर का काम है एक पॉइंट का एड्रेस बताना। देखो जैसे हम 2 डायमेंशन से बात करना शुरू करते हैं, 2 डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया है ना, जैसे हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस फिक्स की हुई हैं, हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस जो हमने फिक्स की हुई हैं, वैसे ही, या एक इससे पहले मैं एक दो बातें और बता देता हूं तुम्हें, यहां पे आने से पहले एक दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, है क्या यहाँ पे। हाँ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंदर हमारे पास 2 चीजें आती है, ठीक है। ये एडिशन तो हटाओ, एडिशन वर्ड अभी मत यूज करो बेशक बेशक, पर तुम एक बार यहाँ पे कुछ देखो। हमने यहाँ पे एक लॉ डिफाइन किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं अगर 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट आएगा तो वो कैसे आएगा। मान लो 2 वेक्टर को कंबाइंड कर दिया जाए तो उनका रिजल्टेंट जो है वो हमें कैसे दिखेगा, ये चीज देखना चाहते हैं। तो इसके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है कि मान लो एक ट्रायंगल है तुम्हारे पास, कहता है कि मान लो तुम्हारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल बना ली, ठीक है, ओ ए बी। तो कहता है अगर उसकी 2 साइड्स सेम, किसमें, उसकी 2 साइड्स अगर सेम ओरिएंटेशन में, सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रही है 2 वेक्टर्स को, जैसे कि ओ ए और ए बी। तो ओ ए जो ये साइड ए किसको रिप्रेजेंट करिए, ओ ए वेक्टर को, और ये किसको रिप्रेजेंट करिए, ए बी वेक्टर को। इनका ऑर्डर क्या है, सेम है, टेकन इन ऑर्डर। ए ओ, टेकन इन ऑर्डर लेने का मतलब ओ से शुरू हुआ, ए पे खत्म हुआ, तो जहां पे खत्म हुआ वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू हुआ। ट्रायंगल लिख दिया गया मैंने सिर्फ, अरे यार अब ये तो लिखा भी नहीं जाएगा, तो फिर से ब्लैक ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसके नीचे वो लिखा हुआ है, ट्रायंगल लोअर वर्ड लिखा हुआ है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो क्या कहता है कि अगर 2 साइड सेम ऑर्डर के अंदर 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कहता है अगर उन दोनों वेक्टर्स का सम कर दो, ओ ए प्लस ए बी। सम करने का मतलब क्या, हम इनका रिजल्टेंट देख रहे हैं कि इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा। इन दोनों से मिलकर जो एक नया वेक्टर आएगा, ये जो दोनों सेम काम कर रहे हैं, एक ऐसा वेक्टर, ये जो दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, इन दोनों वेक्टर से जो मिलके काम हो रहा है, इनको दोनों को हटा के अगर मैं एक तीसरा वेक्टर लिखना चाहूं जो अकेला वेक्टर वो सेम काम कर दे, तो मैं एक ऐसा वेक्टर ढूंढना चाह रहा हूं कि भाई मैं ओ ए को हटा दूं, ए बी को हटा दूं, इन दोनों को हटा के एक ऐसा वेक्टर आ जाए अकेला जो इन दोनों का मिलके काम कर दे। तो वो क्या कहता है, वो वेक्टर कौन सा होगा, वो तीसरी साइड वाला वेक्टर होगा, पर उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो ओ ए बी अगर ले रहे हो तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये ओ बी वेक्टर आ जाएगा। तो ओ ए प्लस ए बी का काम अकेला ओ बी वेक्टर कर देगा। ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ। ये हमारे काम आएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नहीं भाई, डी ट्रिपल एस बी के अंदर सारे जनरल में काउंट होंगे अदर स्टेट वाले, ठीक है। पढ़ लो यार, तुम ये लास्ट में पूछा करो ये बातें। अब देखो मैं क्या कह रहा था कि जैसे कि मान लो तुमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन है वो हमने यूनिवर्सल फिक्स की हुई है कि भाई सन जिधर से, सूरज जिधर से उगेगा वो ईस्ट, जिधर ढलेगा उधर वेस्ट, है ना। उसके राइट में तुम्हारा जिस तरफ ईस्ट है उसके राइट में अगर देखेंगे तो साउथ, नहीं सॉरी उधर नॉर्थ और दूसरी तरफ साउथ, है ना। ये चीजें हमने देखी है। तो हमने इसी तरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की भी डायरेक्शन को फिक्स किया हुआ है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मुझे यही चीजें चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मेरे को यही चीजें चाहिए। तो मैंने क्या कहा कि भाई जो तुम्हारी एक्स एक्सिस है ना, उसकी डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर बताएगा जिसका नाम क्या है, आई कैप। भाई हमें मैग्नीट्यूड से तो मतलब है नहीं, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन से मतलब है। तो हमने मैग्नीट्यूड को यूनिट रख दिया और डायरेक्शन बता दी, भाई एक्स एक्सिस जिस भी डायरेक्शन में जा रही है उसका नाम आई कैप है, ठीक है। वाई एक्सिस जिस भी डायरेक्शन में जा रही है उसकी डायरेक्शन बता रहा है ये यूनिट वेक्टर जे कैप। और सिमिलरली जेड एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर जा रहा है उसकी डायरेक्शन होगी के कैप के अलोंग। जैसे हम कहेंगे कि सूरज की तरफ कोई जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन ईस्ट होगी। अब कोई पूछे सर ईस्ट की क्यों होगी, क्योंकि भाई वो फिक्स की हुई है, ठीक है। वैसे ही एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा वो आई कैप होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये फिक्स किया हुआ है हमने, क्योंकि इसके बिना फिर काम चलेगा नहीं। अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट है एक ए कोमा बी, मैं इस ए बी का, मान लो ये पी पॉइंट है, ओरिजिन से पता बताना चाहता हूँ कि ये कितना तो दूर है और किस डायरेक्शन में। एड्रेस का मतलब क्या है कि कोई चीज कितनी तो दूर है और किधर से जाना है, किस डायरेक्शन में चलना है ना। अब तुमने ओ पी पॉइंट पे जाने के लिए क्या किया है, ओ से लेके और यहां तक पहले एक्स एक्सिस पे चले कितना डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, और फिर तुम यहां से वाई एक्सिस के अलोंग चले कितना, पी डिस्टेंस, वाई एक्सिस के अलोंग कितना चले तुम, बी डिस्टेंस चले, तब जाके तुम पी पॉइंट पे पहुंच गए। पर मुझे पी का पता डायरेक्टली ओ से बताना है कि क्या होगा। अगर मैं पी का पता डायरेक्टली ओ से देखूं तो क्या होगा, पी का पता डायरेक्टली ओ से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब एक वेक्टर क्या करता है, वेक्टर 2 ही चीजें तो बताता है। एक वेक्टर के अंदर 2 ही चीजें तो होती हैं, एक तो उसकी लेंथ होती है और एक उसकी डायरेक्शन। मान लो ए बी एक वेक्टर है, ए से चल के बी पे जाना है, तो ए से बी तक का तो वेक्टर की लेंथ हो जाएगी, और जो ए से बी तक की डायरेक्शन है वो तुम्हें उसका रास्ता पता लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में तुम्हें चल के जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये ओ पी वेक्टर फाइंड आउट कर लूं,
अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा ओपी वेक्टर फाइंड आउट कर लूं तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोनों काम कर देगा। तुम्हें ये भी बता देगा कि ओ से पी कितना दूर है और ये भी बता देगा कि किस डायरेक्शन के लोग हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट को सपोज ए बोल दिया। अब ओ ए की अगर मैं बात करूं तो ओ ए की लेंथ है ए, ओ ए की लेंथ कितनी है, ए है, ये एक लेंथ है। अभी ये वेक्टर नहीं है, अभी सिर्फ ये एक स्केलर है। अगर मैं इस ओ ए का वेक्टर बनाना चाहता हूं तो इसको एक डायरेक्शन और देनी पड़ेगी। ओ ए को क्या देना पड़ेगा, एक डायरेक्शन और देना पड़ेगा। तो ए वेक्टर को अगर डायरेक्शन दे दें हम, ए लेंथ को अगर डायरेक्शन दे दें, कौन सी डायरेक्शन देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर बनी है तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दे देंगे। तो अगर मैं बोलूं कि लेंथ तो ए है और डायरेक्शन आई कैप है, तो हमारा देखो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, हमें डायरेक्शन तो पता ही है, बस उसका मैग्नीट्यूड कितना कर देना है, उसका मैग्नीट्यूड इतना कर देना है, ए कर देना है। तो जब हमें 1 करना था तो हमने डिवाइड कराया था, अब हमें मैग्नीट्यूड बढ़ाना है तो 1 यूनिट के वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो 5 करना है तो 5 से गुना कर देंगे, 1 यूनिट के वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 करना है तो 6 से कर देंगे। अब ये आई कैप जो यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड ए बनाना है, तो ये क्या ए आई कैप नहीं बन जाएगा तुम्हारा ओ ए वेक्टर, बताओ भाई, आई कैप तो डायरेक्शन हो गई और ए उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। सिमिलरली ए बी की डायरेक्शन कौन सी है, ए बी की डायरेक्शन कौन सी है, वाई एक्सिस वाली। जो डायरेक्शन वाई एक्सिस की है वही डायरेक्शन ए पी वेक्टर की है, ए पी वेक्टर की। तो ए पी वेक्टर की डायरेक्शन भी कौन सी हो गई, जे कैप, और बी वेक्टर ये है तो ये क्या हो जाएगा, बी जे कैप। ये क्या हो जाएगा, बी जे कैप। ये बात समझ आ रही है, क्या हो जाएगा, बी जे कैप हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब हमें क्या निकालना है, मुझे तो ओपी वेक्टर से मतलब है, ओपी वेक्टर। तो अगर मैं इन ट्रायंगल ओ ए पी देखूं, ओ ए पी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो क्या हमारा जो ओ ए वेक्टर प्लस का एपी वेक्टर जो होगा, ओ ए वेक्टर माइनस एपी वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, ओपी वेक्टर होगा। ट्रायंगल लो से ओ ए प्लस एपी ये क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर हो जाएगा, है ना, है ना। तो ओपी वेक्टर अगर मैं फाइंड आउट करूंगा तो ओ ए कितना है, ए आई कैप है, एपी कितना है, बी जे कैप है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओपी वेक्टर जो आया ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये पी का पोजीशन बताएगा, ये लेंथ भी बताएगा, ये डायरेक्शन भी बताएगा, दोनों काम करेगा, ये डिस्टेंस भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज पता लग रही है। अच्छा, इसको ही अगर हम 3D में ले जाएंगे, इन 3D, अगर 3D में ही मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, अगर मेरा पॉइंट P जो है वो क्या है, ए बी सी है, अगर मेरा पॉइंट P क्या है, ए बी सी है, तो जो मेरा ओपी वेक्टर बनेगा सिमिलरली वो क्या बन जाएगा, ए आई कैप बी जे कैप और प्लस का, अब जेड एक्सिस के लोग हम के कैप डायरेक्शन मानते हैं तो वहां क्या हो जाएगा, सी के कैप हो जाएगा। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया इसका पी का इन 3D। तो एक चीज तो अच्छी है, आसान जो है, जो पॉइंट है वो ही पोजीशन वेक्टर बन रहा है। देखो अगर एबीसी पॉइंट है तो ए आई कैप बीजे कैप सी के कैप, और ये अगर पोजीशन वेक्टर है तो एबीसी पॉइंट है। तो अगर तुम्हें पॉइंट दे दिया तो पोजीशन वेक्टर दे दिया, और पोजीशन वेक्टर दे दिया तो पॉइंट दे दिया, ये बात तो दिमाग में फिट कर लो। अगर पॉइंट दे दिया तो पोजीशन वेक्टर दे दिया, पोजीशन वेक्टर दे दिया तो पॉइंट दे दिया। यहाँ पे जो ए बी सी है इनको क्या बोला जाता है, जो ये ए बी सी तुम्हें दिख रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं। पहली बार हमारे पास एक वेक्टर की शक्ल बनी है, देखो हमारे पास पहली बार पता लगा है कि एक वेक्टर कैसा दिखा है। ये वेक्टर बना कैसा है कि हमने उस पॉइंट तक जाने के लिए एक्स के लॉन्ग कितना चला, वाई के लॉन्ग कितना चला, सी के लॉन्ग कितना चला, तो एक वेक्टर ऐसा दिखता है, यहां से पता लगा सबसे पहले, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया पी का। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो ए बी सी जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तुमसे क्या बोलेगा कि वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या क्या है भाई, वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, ए बी सी। एक तो ए कंपोनेंट है, बी और सी। जो ए कंपोनेंट है वो एक्स के अलोंग है, ए कंपोनेंट जो है वो एक्स के अलोंग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कंपोनेंट बोलते हैं। एक्स कंपोनेंट तुम्हारा वेक्टर का क्या है, ए, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग चले। वाई कंपोनेंट तुम्हारा कितना है, बी, और जेड कंपोनेंट तुम्हारा कितना है, सी। ए बी सी, एक्स कंपोनेंट ए, वाई कंपोनेंट बी और जेड कंपोनेंट कितना है, सी है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहीं से एक चीज और भी देख लो, जब एक वेक्टर बन जाता है तो उसके अंदर हम वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस भी डिफाइन करते हैं। दो चीजें डिफाइन करते हैं, क्या, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर। पहले रेशियोज कर लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर, यानी कि ये यही बताना चाह रहा है कि हमारा वेक्टर किस किस डायरेक्शन के अलोंग चला है। तो हम कैसे चले हैं, एक्स के अलोंग तो ए चले, वाई के अलोंग बी चले और जेड के अलोंग सी चले। तो एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ही वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो भी होते हैं। तो ए बी सी, हम ब्रैकेट को कई बार लगा भी देते हैं, नहीं तो मत लगाओ, कुछ बुक्स वाले ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं, नहीं तो सिंपली एबीसी भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो गए, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए एक वेक्टर के, जो उसका कंपोनेंट होगा ना, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे उसी को हम डायरेक्शन रेशियोज बोल देते हैं, है ना। और अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज और भी आती है, अगर मैं इस वेक्टर, अब देखो मेरे पास पहली बार वेक्टर बन गया है ना, मेरे पास पहली बार क्या बन गया, वेक्टर बन गया। अच्छा, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बताओ, लेंथ कितनी है ओपी वेक्टर की, ओपी वेक्टर की लेंथ कितनी है। यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बेस ए है परपेंडिकुलर बी है, तो इसकी जो लेंथ है मैग्नीट्यूड है वो कितना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यही इसका मैग्नीट्यूड है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो सिमिलरली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख रहे हैं हम सबसे पहले। यहाँ पे हमने एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना भी सीख लिया। देखो एक पोजीशन वेक्टर से हमने क्या क्या सीख लिया, वो क्या कहता है कि एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, वाई के कंपोनेंट का और जेड के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
तो एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से आ जाएगा। कोई भी वेक्टर हो इस दुनिया का, उसका मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकलेगा। अब देखो एक वेक्टर है तुम्हारे पास और उसका मैग्नीट्यूड भी है, एक वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड भी है, तो हम क्या बना सकते हैं, यूनिट वेक्टर भी बना सकते हैं। हमने देखा था ना कि यूनिट वेक्टर क्या बनेगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ओ पी कैप यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ओपी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देंगे, यानी कि ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि ओ पी कैप वेक्टर कितना बन गया, A/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप प्लस B/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप प्लस C/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। ये हमारे पास क्या हो गया, ओपी का यूनिट वेक्टर बन गया। यूनिट वेक्टर भी सबसे पहली बार बनाया है। अब यहीं से हम एक चीज क्या डिफाइन करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। इनको डिटेल में हम स्ट्रेट लाइंस के अंदर पढ़ेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, उसके यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस तुम्हारे यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। तो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट कौन कौन से दिख रहे हैं तुम्हें, A/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, B/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, C/रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये समझ आ रही है बात। तो एक यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे कि मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं तो मुझे बताओ इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। मान लो मैंने एक ए वेक्टर लिख दिया -6 i कैप प्लस का 3 के कैप माइनस का 2 माइनस का 3 प्लस का 3 के कैप माइनस का 2 j। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस को कमेंट करके बताओ क्या होगा, बोलो। ठीक है ऋतिक, बताओ। ये तो क्या निकाले मोनी, हाँ बिल्कुल हिमांशु। डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, डायरेक्शन रेशियो देखो जल्दबाजी में सबने गलत लिखे हैं, जल्दबाजी में सबने गलत लिखे हैं, एक ने भी सही नहीं लिखा, एक ने भी सही नहीं लिखा। मैग्नीट्यूड तो 7 है। अरे भाई एक्स का कंपोनेंट कितना है, एक्स का कंपोनेंट है, अच्छा यहाँ पे भी मैंने जे ही लिख रखा है, चलो इसी हिसाब से करो। तो ये वेक्टर कितना बना, माइनस का 8 जे कैप, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, शिट, माइनस का 6 आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस का 3 के कैप माइनस का 2 जे कैप, ये है। तो एक्स का कंपोनेंट कितना, एक्स का कंपोनेंट है -6। अब वाई का देखना है, वाई का कंपोनेंट देखो, वाई का कंपोनेंट कितना है -2, तो ये -2 पहले आएगा। और जेड का कंपोनेंट कितना है 3, तो 3 बाद में आएगा। ठीक है, देखना जिसने ऐसे लिखा है वो सही है। ठीक है, मैंने ये आगे पीछे जानबूझ के किया था, यहाँ आई आना था मैंने जे लिख दिया, यहाँ पे आई आना था मैंने जे लिख दिया, वो मेरी गलती थी, पर ये मैंने इंटेंशनली आगे पीछे किए थे। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक्स के कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई के कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो हो जाएगा √49 यानी कि 7, है ना। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ए कैप, ए कैप यूनिट वेक्टर बन जाएगा माइनस का 6/7 आई कैप प्लस का 3/7 के कैप माइनस का 2/7 के कैप, ये बनेगा। अब जो हमारा डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, पहले एक्स का कोफिशिएंट, पहले एक्स का कंपोनेंट, फिर वाई वाला माइनस का 2/7 और फिर जेड वाला 3/7। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है इसके कंसेप्ट से। अब बात ये आती है, एक और अच्छी बात आती है, हमने अभी जो अता पता ढूंढा, हमने जो अभी अता पता ढूंढा है वो ओरिजिन से ढूंढा है। हम कहाँ से चले हैं, ओरिजिन से चल के और पहुंचे हैं उस पॉइंट तक, ओरिजिन से चल के हम कहाँ पहुंचे हैं, उस पॉइंट तक पहुंचे। यहाँ क्या हो गया, एक्स वाई और जेड, ये 3 एक्सिस है।
अब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं ओरिजिन से नहीं पहुंचना चाह रहा हूं, मैं कहीं किसी पॉइंट से किसी तीसरे पॉइंट पे जाना चाह रहा हूं, ऐसा भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ा ना मैं ओरिजिन से ही हमेशा कहीं जाना चाहूं। मान लो मैं कहां से कहां तक जाना चाह रहा हूं, मैं किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाह रहा हूं। अब मेरे को ये अता पता, ये एड्रेस भी चाहिए, यानी कि ए से बी तक जाने के लिए मेरे को कितना तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। ए से बी तक जाने के लिए मुझे कितना तो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा। समझ रहे हो? यानी कि मैं ए से बी पे जाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं ए बी वैक्टर फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि ए बी वैक्टर क्या होगा, है ना। और मुझे पता क्या है, मुझे रास्ता अब पता है ओरिजिन से ए पे जाने का और ओरिजिन से बी पे जाने का। ये रास्ता मैं पता कर चुका हूं, क्योंकि ये मेरे को कैसे पता लग जाएगा, ये तो मुझे पोजीशन वेक्टर से पता लग जाएगा, है ना। ये तो मुझे किससे पता लग जाएगा, पोजीशन वेक्टर से। ओ से ए तक चले जाओगे पहले, और ओ से बी तक चले जाओगे। ओ से ए तक जाओगे तो ओ ए वेक्टर बन जाएगा, ओ से बी तक जाओगे तो ओ बी वेक्टर बन जाएगा। ये तो नॉन ही है ना, ए और बी पॉइंट तो वो मुझे देगा। मुझे क्या निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है। फिर से इसके अंदर क्या बन गई, तुम्हारी एक ट्रायंगल बन गई। तो अगर मैं इस इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं तुम्हारा ट्रायंगल लो लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ओ ए प्लस ए बी। इन दोनों वेक्टर्स का क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का ऑर्डर सेम है, और ओ बी का ऑपोजिट है, तो ये इज इक्वल टू ओ बी आ जाएगा। मुझे तो ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्या आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर क्या है तुम्हारा, ओ बी वेक्टर, ओ बी तो हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और ओ ए क्या हो गया तुम्हारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो अगर ए बी वेक्टर निकाल रहे हो, तो बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये जो वेक्टर बन के आएगा, इससे हम किसी थर्ड पॉइंट से किसी और पॉइंट पे हम जाके एड्रेस पता कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहां से हमने एक चीज बना ली कि अगर एक वेक्टर जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा 2 3 माइनस का 1, और ये पॉइंट है मान लो 1 0 2। अब मैं कह रहा हूं कि ए बी वेक्टर बताओ क्या बनेगा। तो अगर तुम पोजीशन वेक्टर में बात करोगे, अगर हम पोजीशन वेक्टर में बात करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या बनेगा, अगर बी का पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो बनेगा आई कैप 0 जे कैप प्लस 2 के कैप, है ना, ये बनेगा। और माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या बनेगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस का के कैप, ये बनेगा। अब इसमें से तो इसको घटा ही सकते हो, तो आई कैप वाला आई कैप में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 2 आई कैप माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 3 के कैप, ये हो गया तुम्हारा ए बी वेक्टर, है ना। अब तुम क्या कर सकते हो, ये तो एक बात हो गई। ऐसा करने की बजाय पहले ही पॉइंट्स को घटा लेते, x2 माइनस x1 आई कैप, तो भी तो वही बात पड़ती, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप, है ना। ऐसा भी अगर हम करते तो भी तो मेरा ए बी वेक्टर बन जाता आराम से। तो हम हमारा ए बी वेक्टर ऐसे भी बना सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? बाद वाले में से पहले वाला घटाना, ये बात ध्यान रखना, बाद वाले में से पहले वाले को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? अभी तक के पे एक आधा क्वेश्चन करते हैं, अभी तक के पे क्या करते हैं, एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या आएगा, माइनस का आई कैप आएगा, सॉरी माइनस आई कैप आएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे कि क्या कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। कह रहा है कि इस वेक्टर के अलोंग एक ऐसा वेक्टर निकाल के बताओ जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 7 यूनिट्स का हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 7 यूनिट का हो जाए। ऐसा तुम्हें क्या बताना है, ऐसा वेक्टर बताना है। तो ए वेक्टर मान लिया मैंने, क्या, माइनस का आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। 7 मैग्नीट्यूड का निकालने से पहले, 7 मैग्नीट्यूड निकालने से पहले एक मैग्नीट्यूड का निकालते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो मैंने ए कैप निकाल दिया, ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। वैसे देखो यहाँ पे ना प्लस माइनस भी लगा सकते हो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना, हो सकता है वो माइनस वाला दे दे, प्लस वाला दे दे, या दोनों दे दे। तो ये वैसे एक्चुअल में तो यूनिट वेक्टर ये होता है, पर उसने प्लस दिया है तो प्लस, माइनस दिया तो माइनस, और दोनों दिए तो दोनों। ठीक है, तो ये वेक्टर कैसे बनेगा, देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4, तो 3 है। तो अगर ए के मैग्नीट्यूड को, ए वेक्टर को अगर 3 से डिवाइड कराओगे तो माइनस का 1/3 आई कैप प्लस का 2/3 जे कैप प्लस का 2/3 के कैप, ये हो गया तुम्हारा ए वेक्टर। ये क्या आया, मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1, ये वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर आया। ठीक है, ये ए वेक्टर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 7 यूनिट्स का निकालना है। तो अब 1 यूनिट का तो आगे 7 का बनाना है, तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 7। तो इस ए कैप को हम क्या कर देंगे, ए कैप है, ए कैप को हम क्या कर देंगे, 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7/3 आई कैप प्लस 14/3 जे कैप प्लस 14/3 ये हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग आशुतोष। अब हमारे पास मेन चीज आती है, दो ऑपरेशन तो हम ऑलरेडी करने ही लग रहे हैं पीछे ही, ऑपरेशन यानी कि अलजेब्रा, कि वेक्टर्स का अलजेब्रा क्या होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर्स के साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, बड़ा आसान है।
मान लो तुम ए वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है क्या, हमें ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये दिया हुआ है, एंड के क्या है तुम्हारा एक रियल नंबर है, के हमारा कोई भी एक रियल नंबर है। तो देन हम क्या कह रहे हैं, के इंटू में ए वेक्टर क्या होगा, के इंटू में ए वेक्टर, यानी कि के की मल्टीप्लीकेशन इस वेक्टर से होगी, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो के की मल्टीप्लाई अंदर कराओगे तो कितना हो जाएगा, के एक्स आई कैप के वाई जे कैप के जेड। तो के जो होगा ना वो हर कंपोनेंट में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो के है तुम्हारा वो क्या होगा, हर कंपोनेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी ट्रिपल एस बी के सारे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर में जितना है उतना कर लिया आशुतोष। फिर आता है तुम्हारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स को जोड़ना तो सबको अच्छे से आता ही है ना, कि भाई अगर ए वन वेक्टर है तुम्हारा या ए वेक्टर है तुम्हारा एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप, और बी वेक्टर है मान लो तुम्हारा एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप और जेड टू के कैप, अगर ये है तो दोनों को क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। ए प्लस बी कैसे करते हैं, सेम कंपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं, एक्स वन में जोड़ देंगे हम एक्स टू को, वाई वन में जोड़ देंगे हम वाई टू को और जेड वन में जोड़ देंगे हम जेड टू को। ये तो हो गया एडिशन, ये तो कोई खास बात नहीं है। अब यहाँ से कुछ बातें हैं देखने की, क्या कि अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं कि एडिशन के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी कौन है, अगर मैं एडिशन के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी पूछूं, वेक्टर्स के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी का काम कौन कर रहा है, यानी कि एक वेक्टर में तुम किस चीज को, कौन से वेक्टर को ऐड करो, एक वेक्टर के अंदर तुम किस चीज को ऐड करो कि वापस से तुम्हें वही वेक्टर आ जाए। ठीक है रिया, वापस से क्या आ जाए, वही वेक्टर मिल जाए। ऐसा कौन सा वेक्टर है सर, आई कैप का पोजीशन वेक्टर, नहीं नहीं आई कैप का पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता मोनी, आई कैप तो डायरेक्शन है, आई कैप के डायरेक्शन रेशियो 100 होंगे। आई कैप तो एक वेक्टर है, उसके पोजीशन वेक्टर थोड़ी ना होगा। आई कैप तो एक वेक्टर है, उसके तुम डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो 100, है ना मोनी। वेक्टर का तो डायरेक्शन रेशियो बताया जाएगा ना, बिल्कुल। कौन होगा एडिटिव आइडेंटिटी, नल वेक्टर, नल वेक्टर होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर बात की जाए एडिटिव इनवर्स की, अगर मैं बात करूं एडिटिव इनवर्स की, यानी कि ए वेक्टर के अंदर मैं किसको जोड़ूं कि मुझे वापस से एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि नल वेक्टर मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए यानी कि क्या मिल जाए, नल वेक्टर मिल जाए। वो कौन होगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स कौन होगा, माइनस का ए वेक्टर। एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, माइनस का ए वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ए में जब माइनस से जोड़ दोगे तो नल वेक्टर मिल जाएगा। तीसरी बात, एडिशन जो होता है वेक्टर्स का वो कॉम्यूटेटिव होता है। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, वेक्टर्स का एडिशन जो होता है ना वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव होने का मतलब क्या है कि ए वेक्टर में चाहे बी वेक्टर जोड़ो या फिर बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ो, कोई समस्या नहीं होती है। चौथा, एडिशन जो होता है ना वो कॉम्यूटेटिव भी होता है। एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन क्या होता है तुम्हारा, कॉम्यूटेटिव भी होता है, सॉरी कॉम्यूटेटिव तो बोल ही दिया, एसोसिएटिव भी होता है। वेक्टर्स का एडिशन जो होता है ना वो एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी करके फिर उस वेक्टर के अंदर सी कर दो, या फिर बी प्लस सी करके और फिर उसके अंदर तुम ए वेक्टर कर दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। आज ये देखो ऊपर जा रहा है, कितना गंदा लग रहा है, कोई नहीं, इसको एडजस्ट कर लेना। फिर आता है तुम्हारा, फिर आता है तुम्हारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में घटाना आता है, वो मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, बस एक दो बातें वो देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो होता है ना इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव नहीं होने का मतलब क्या है कि ए प्लस ए माइनस बी जो वेक्टर आता है वो बी माइनस ए वेक्टर के इक्वल नहीं आता है। ए माइनस बी जो वेक्टर आता है वो बी माइनस ए वेक्टर के इक्वल नहीं आता है। दूसरा, इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी नहीं होता है। इज नॉट एसोसिएटिव, ये तुम्हारा एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी करके तुम फिर सी को घटाओ तो ये ए माइनस बी माइनस सी का इक्वल नहीं आएगा, तो ये तुम्हारा एसोसिएटिव भी नहीं होता है। ठीक है, जो सब्ट्रैक्शन होता है वो ना तो क्या होता है तुम्हारा एसोसिएटिव होता है और ना ही कॉम्यूटेटिव होता है, दो वेक्टर। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हें अच्छे से। ठीक है, हाँ अब बढ़ते हैं हम आगे। सर एलटी ग्रेड आ रही है, आपकी नोट्स कई बार रीड कर चुका हूँ सर, एलटी के सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। डी ट्रिपल एस में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है सर, प्लीज कुछ बताएं। तो आशुतोष इसका मतलब ना कंसेप्ट्स पे कम फोकस किया जा रहा है, क्वेश्चंस पे ज्यादा किया जा रहा है। डी ट्रिपल एस के अंदर कंसेप्ट्स पे ज्यादा फोकस करो, वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे।
है ना, LT ग्रेड और यूपी या कोई दूसरा एग्जाम होता है उसमें सोल्व करने का काम होता है, DSSS में सोल्व करने का काम प्रीवियस ईयर में तो एटलीस्ट मिलेगा नहीं, अब की बार हो सकता है वो दे दे सोल्व करने का, पर अभी तक तो उसने सोल्व करने का काम दिया नहीं है ना। तो थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस करो, और वो पेपर का नेचर थोड़ा अलग है। जिस तरह LT ग्रेड को या दूसरा कोई पेपर देख रहे हो तुम यूपी का या किसी और का, उस तरीके से DSSS को मत देखो। वहां पे तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें जानकारी कितनी है, समझ रहे हो। DSSS के अंदर वो चेक करता है कि तुम्हें सब्जेक्ट की जानकारी कितनी है, ठीक है। और बाकी पेपर के अंदर वो देखता है कि तुम मैथ कितना कर सकते हो, यहाँ पे देखेगा मैथ्स की जानकारी कितनी है। सब्ट्रैक्शन और सारा रूल फॉलो करता है, और बाकी रूल्स कौन से हो गए, भैया दो ही होते हैं वहाँ पे, आइडेंटिटी और ये इनवर्स तो हम डिस्कस करते हैं नहीं, है ना, क्योंकि a-0 0 माइनस ए करोगे तो बराबर ही नहीं आता है। तो वहाँ पे हम आइडेंटिटी और इनवर्स की बात नहीं कर सकते। क्यों? अगर तुमने थोड़ा मोड़ा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा होगा तो डिफरेंस के अंदर जो होता है ना वो ग्रुप फॉर्म नहीं होता है। जहाँ पे ग्रुप फॉर्म होता है वहीं पे हम आइडेंटिटी और इनवर्स निकालते हैं, तो एडिशन में तो ग्रुप फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे ग्रुप फॉर्म नहीं होता है सब्ट्रैक्शन में, इसलिए हम बस ये दो ही बातें करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद हमारी मेन चीज आती है क्या, मल्टीप्लीकेशन, जहां पे सारे के सारे वेक्टर का काम टिका हुआ है। तो मल्टीप्लीकेशन देखना है दो वेक्टर्स का, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब वेक्टर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो हम दो तरीके से करते हैं। वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन जो हम करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, और वो दो तरीके से किस तरीके से, उनके आउटपुट पे बेस्ड ऑन देयर आउटपुट, बेस्ड ऑन देयर आउटपुट। उनके आउटपुट्स पे बेस्ड हम क्या करते हैं, उनके आउटपुट्स पे हम बेस्ड क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अगर आउटपुट तुम्हारी क्या है, एक वेक्टर है या स्केलर है, क्या होगा, कई बार हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक स्केलर आएगा, तो वैसे मल्टीप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा के एक स्केलर मिल रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं ए, और बीच में एक डॉट लगा देते हैं, और फिर बी। यहाँ पे जब भी हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक स्केलर आएगा, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन की वजह से डॉट प्रोडक्ट, ठीक। फिर स्केलर के बाद अगर एक बार ये भी हो सकता है कि हमारा क्या आ जाए, आउटपुट वेक्टर आ जाए। अगर हमारी आउटपुट वेक्टर आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए, और बीच में हम एक क्रॉस लगा देते हैं, बीच में हम क्या कर देते हैं, एक क्रॉस लगा देते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। और ये बीच में क्रॉस लगाया है तो इसको फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। समझ आई बात, इसको हम क्या बोल देंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देंगे। अब बारी बारी से हमें इन दोनों को पढ़ना है, इनके बारे में कुछ कुछ चीजें जाननी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो कहता है कि मान लो दो वेक्टर्स हैं तुम्हारे पास, एक वेक्टर तो है मान लो ए, और एक वेक्टर है मान लो बी, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो कहता है कि दो वेक्टर्स अगर ऐसे हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, ए डॉट बी, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा, ठीक है। ए का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और इनटू में क्या कर देंगे, उसका कोसाइन कर देंगे। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी इसको हम बोलेंगे कि ये ए और बी का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। दिख भी रहा होगा, एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर, ये भी एक स्केलर, और ये भी एक स्केलर, ये सारे के सारे स्केलर्स हैं, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, एक स्केलर ही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसकी स्केलर प्रोडक्ट की हमें डायरेक्टली कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी है, वहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज देखो क्या होती है डॉट प्रोडक्ट की। सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट के अंदर, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कहता है अगर एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ ही करा दोगे, एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर क्या करा दोगे, खुद के साथ ही करा दोगे, तो क्या होगा, क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू में ए का मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोस 0 हो जाएगा, और कोस 0 कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होकर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गई तुम्हारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए डॉट ए तुम्हारा कितना होगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अब ये प्रॉपर्टी समझो ध्यान से, कहता है एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर खुद के साथ ही करा दोगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी तुम्हें ऐसे नहीं समझनी है, कोई भी वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो इस दुनिया का, मान लो मैंने कह दिया कि ए माइनस बी वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करा दिया ए माइनस बी वेक्टर के साथ, तो अब एक वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कराया है तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हो बात। अगर कोई भी वेक्टर लिखा है, मान लो ए माइनस 2b प्लस का 3c वेक्टर, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर कराया है खुद के साथ ही, तो ये भी कितना आएगा, ए माइनस 2b प्लस 3c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक वेक्टर का, कोई भी वेक्टर हो इस दुनिया का, उसका डॉट प्रोडक्ट अगर खुद के साथ ही कराएंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलेगा। तुम्हें रिमेंबर क्या रखना है, टू रिमेंबर, तुम्हें ये ऐसे नहीं देगा, तुमसे वो ना वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पूछेगा, कहेगा कि फाइंड a माइनस टू बी का मैग्नीट्यूड, इस तरीके का क्वेश्चन करेगा। तुम्हें कहेगा, वो कोई भी वेक्टर बना के दे देगा, 3a माइनस टू बी का मैग्नीट्यूड, ये चीजें पूछेगा तुमसे। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो तुम्हें क्या पता है, तुम्हें पता है कि उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा। तो तुम्हें हमेशा कोई भी वेक्टर अगर वो देगा तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो तुमसे a माइनस टू बी के मैग्नीट्यूड पूछा है, तुम उसका स्क्वायर निकालोगे, तुम क्या करोगे, उसका स्क्वायर निकालोगे, और ये फिर तुम्हें पता है कि क्या हो जाएगा, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है, और फिर इसको हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ये हम क्वेश्चन करेंगे जब देखेंगे। तो ये तुम्हें बात ध्यान रखनी है, ये क्या करनी है, तुम्हें बात ध्यान रखनी है कि एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ कर देते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। अब इससे कुछ आसान आसान सी प्रॉपर्टीज बन गई, इससे जो है कुछ आसान आसान सी प्रॉपर्टी बन गई। क्या, जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, जे कैप डॉट जे कैप क्या होगा, और के कैप डॉट के कैप क्या होगा। इन तीनों के ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और तीनों का ही मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तुम्हारा 1 ही हो जाएगा, है ना। अगर मैं सिमिलरली आई कैप डॉट जे कैप कर दूं, या फिर मैं जे कैप डॉट के कैप कर दूं, या के कैप डॉट आई कैप कर दूं। अच्छा, एक चीज और इससे पीछे, यहीं पे एक दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, ये तीसरी बना लो प्रॉपर्टी, इसको तीसरी बना लो, इसको दूसरी बना। दूसरी प्रॉपर्टी में कहता है कि ए डॉट बी जो होगा वो हमेशा बी डॉट ए के इक्वली आएगा, क्योंकि दोनों स्केलर है। ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा लिखो, या बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा लिखो, बात तो सेम ही रहनी है। तो ए डॉट बी जो होगा वो बी डॉट ए के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे चाहे मैं आई डॉट जे लिखूं या जे डॉट आई लिखूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जे डॉट के लिखूं या के डॉट जे लिखूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। के डॉट आई लिखूं या आई डॉट के लिखूं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होगा तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो cos 90 बनेगा, और cos 90 कितना होता है तुम्हारा 0। तो ये डॉट प्रोडक्ट भी 0, ये वाला भी 0, और ये वाला भी 0, ये सारे डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे। ये सारे के सारे डॉट प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे, तुम्हारे 0 हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। अब इसी का यूज करके हमने डॉट प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका निकाल लिया, जिसको हम एनालिटिक फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। एनालिटिक फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे ये चीज पता लग गई तो मैं डॉट प्रोडक्ट दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। क्या होती है एनालिटिक फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कहता है मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है तुम्हें, x1 आई कैप, x2 जे कैप, और x3 के कैप, 4। ठीक है, और मान लो बी वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है y1 आई कैप, y2 जे कैप, और y3 के कैप, ये दिया हुआ है। तो तुम्हारा जो a डॉट बी होगा वो क्या होगा, देखो, यानी कि तुम क्या कर रहे होगे, x1 आई कैप, x2 जे कैप, x3 के कैप का जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके साथ कर रहे होगे, y1 आई कैप, y2 जे कैप, y3 के कैप। अब बारी बारी से सबका डॉट प्रोडक्ट करा लो। x1 आई कैप को उठाओ, तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दो। जब x1 की गुना y1 से हो जाएगी, और आई कैप डॉट आई कैप बन जाएगा। आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जो कि कितना होगा, 1 होगा। फिर आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ भी 0, आई कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ भी 0, तो 0 हो गए। तो सिर्फ x1 y1 बन गया। सिमिलरली जब x2 जे कैप की y2 जे कैप के साथ कराओगे तो ये x2 y2 बन जाएगा, और x3 के कैप की y3 के कैप के साथ कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, x3 y3 बन जाएगा। समझ रहे हो। तो दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट कराना है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, उनके कंपोनेंट्स की मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं। ठीक है, ये फोर्थ होगी, सबको पता ही होगी ये प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका क्या मतलब है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो उसका क्या मतलब है। अब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा दो वेक्टर्स का, ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और cos थीटा इज इक्वल टू 0। तीन स्केलर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है। तीन स्केलर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 होने का मतलब क्या है कि उनमें से कोई ना कोई 0 रहा होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि आइदर या तो हमारा ए का मैग्नीट्यूड 0 रहा होगा, या फिर हमारा बी का मैग्नीट्यूड 0 रहा होगा, या फिर cos थीटा 0 रहा होगा। ए का मैग्नीट्यूड ही अगर 0 है तो इसका मतलब तो ये है कि या तो ए 0 है, बी का मैग्नीट्यूड ही 0 है, इसका मतलब यानी कि बी वेक्टर ही 0 है, और cos थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा क्या है, 90 है। या तो ए 0 है या बी 0 है, थीटा 90 होने का मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी है। तो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो ए वेक्टर 0 होगा, या बी वेक्टर 0 होगा, या दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे। हाँ, अगर दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो हैं, अगर ए और बी वेक्टर्स दोनों के दोनों क्या है, नॉन जीरो हैं, तो फिर वो पक्का परपेंडिकुलर ही होंगे। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ए डॉट बी 0 है तो सीधा ये मत बोल दो कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। ऐसा भी हो सकता है उनमें से कोई एक नॉन जीरो हो, है ना, ये भी हो सकता है। छठा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करके एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स भी निकाल सकते हैं। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे आएगा, cos थीटा। तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या है, ये है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल दो। ऊपर तो हो जाएगा ए डॉट बी, और नीचे हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू में बी का मैग्नीट्यूड। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से क्या आ जाएगा, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आ जाएगा।
क्लियर हो गई ये बात? और क्या रह गई? बस हो गई शायद। ये और देख लो, फिर ये खत्म हो जाएगा। 7th कहता है मान लो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो, ये क्या होगा? a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर लो सबसे पहले। a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है? उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ही, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ही कराया हुआ है, यही तो मतलब हुआ a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यानी कि ये क्या हुआ? a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट हुआ a प्लस बी के साथ। अब सबका डॉट प्रोडक्ट अलग अलग करा दो, तो a का a के साथ कराओगे तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, b का b के साथ कराओगे तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a का b के साथ कराओगे तो a डॉट b, b का a के साथ कराओगे तो b डॉट a, दोनों सेम होते हैं, तो ये बन जाएगा 2a डॉट b। ये तो हो गया a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिमिलरली a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा? a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का 2a डॉट b। और सिमिलरली एक थर्ड फॉर्मूला हो रहा है, ये अलग ही है, a प्लस बी करें डॉट a माइनस बी करें, ये होता है तुम्हारा a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b के मैग्नीट्यूड। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है। सर 6 पॉइंट कैसे बताया आपने? अरे भाई a डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है रिया? इसको इधर ले जाओ, ये a डॉट बी का फॉर्मूला ही तो है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो उसमें से cos थीटा की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कल मैं सारी चीज़ ही करा दूंगा वेक्टर्स की। कल इसके अंदर दो छोटी छोटी चीज़ बच जाएंगी, एक तो वेक्टर प्रोडक्ट बच जाएगा और एक बच जाएगा तुम्हारा ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कल वेक्टर्स की थ्योरी फिर पूरी हो जाएगी, फिर हम करेंगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस और फिर वेक्टर कैलकुलस शुरू करेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अब कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, सी यू टुमारो, बाय, टेक केयर, गुड नाइट।